पीएस मांगा वर्ड में आप सभी का स्वागत है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, थाई लैंग्वेज का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अगर ट्रांसलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू। सीन शुरू होता है। युद्ध के बीच रेड वुल्फ अपनी तलवार को लहराते हुए आदेश देता है, सभी आगे बढ़ो, कुछ भी बाकी मत छोड़ो, ना हथियार ना इंसान। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सैनिकों की रूह कांप उठी। रेड वुल्फ बिना रुके दुश्मन के घुड़सवारों को काटता हुआ चला जाता है। तलवारें आपस में टकराती हैं और खून के छींटे हवा में उड़ते हैं। इसी बीच ब्लेंडा किले की ओर दौड़ती है। उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही होती है। वह जानती है उसे काउंट कैल्वेंडी को ढूंढना ही होगा, अभी इसी क्षण। किले के मुख्य द्वार पर यमसी का रास्ता एक भारी कवच पहने योद्धा रोकता है। वह तलवार उठाकर घोषणा करता है, मैं हूँ लेस्ली, कैवल्डी आर्डर का कमांडर। मेरे होते हुए इस बिंदु से आगे कोई नहीं जाएगा। सूरज की ढलती रोशनी में उसका कवच चमक रहा था, जैसे स्वयं देवता की ढाल हो। यमसी मुस्कुराता है और तलवार ऊंची उठाता है और सीधे लेस्ली पर झपटता है। दोनों तलवारें आपस में टकराती हैं। तलवारों की गूंज चारों ओर फैल जाती है। लेस्ली एक सटीक वार से यमसी को पीछे ढकेल देता है, लेकिन यमसी तुरंत पलट वार करता है। उसकी तलवार चलाने की कला पानी की तरह लचीली और घातक थी। तीसरे हमले में यमसी ऊपर से अटैक करता है। लेस्ली किसी तरह ढाल से रोकता है, मगर उसकी ढाल टूटने लगती है। अब लड़ाई और भी इंटेंस हो चुकी थी। हर वार पिछले से तेज और सटीक था। लेस्ली अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा होता है। वह जानता था कि अगर यमसी को यही नहीं रोका तो किले ढह जाएगा। वही यमसी का मकसद साफ था, अपने सैनिकों के लिए रास्ता खोलना। लेकिन समय बीतने के साथ लेस्ली के लिए यमसी के अटैक रोकना लगभग असंभव होने लगा था। एक अटैक तो इतना करीब गया कि उसका हेलमेट तक उड़कर जमीन पर गिर गया। यमसी ने मौका देखा, तलवार सीधे लेस्ली के बगल में घुसा दी। लेस्ली ने ढाल से रोकने की कोशिश की, मगर टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई कदम पीछे जा गिरा और दर्द से कराह उठा। उसके सैनिक घबरा गए। एक चिल्लाया, कमांडर पीछे हट गए। दूसरा झिझकता है, मूर्ख, अगर इतना वक्त है चिंता करने का तो सामने के दुश्मन को मारो। लेस्ली हाँफते हुए सोचता है, वो वार काफी भयंकर था, लेकिन अभी मैं टूटा नहीं। उधर यमसी समझ चुका था, अगर वो और देर करेगा तो मुख्य कैल्वेंडी सेना उसको घेर लेगी। अब लेस्ली नई रणनीति बनाता है। सीधे टकराने की बजाय वह यमसी के वारों को तिरछा मोड़कर उसके बीच की कमजोरियों का फायदा उठाने का सोचता है। वह खुद से बुदबुदाता है, बस एक सटीक वार और ये आदमी खुद अपनी मौत को बुला लेगा। तभी यमसी हंसता है और कहता है, बस इतना ही है तेरे पास कमांडर। वह बिजली की रफ्तार से अटैक करता है। लेस्ली किसी तरह ढाल लगाता है, लेकिन तभी यमसी उसके चेहरे पर कोनी मारता है। लेस्ली दांत पीसता है, पलटवार करने को बढ़ता है, मगर यमसी हवा में छलांग लगाता है। तलवार की चमक उसके हाथ पर पड़ती है और लेस्ली की हथेली से खून निकलता है। यमसी हवा से जमीन में लैंड करते हुए कहता है, इतना भी बुरा नहीं है। इससे पहले कि लेस्ली कुछ समझ पाता, एमसी का अगला वार उसके पेट को चीर देता है। लेस्ली गिरते हुए सोचता है, कमांडर डेसमॉन्ड सही थे, यह वाकई उत्तर का सबसे बड़ा तलवारबाज है। लेस्ली जमीन पर गिर जाता है, असहाय पर गर्व से भरा। सभी सोल्जर स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। कमांडर लेस्ली गिर चुका था, उनकी आंखों को यकीन नहीं होता। जबकि एमसी के सोल्जर हंसते हुए कहते हैं, जैसा उम्मीद थी, हमारे कप्तान से आज तक कोई भी नहीं जीत सका। गंभीर स्वर में एमसी आदेश देता है, आगे बढ़ो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। उसके सैनिक किले के गेट की ओर बढ़ते हैं। लेस्ली कमजोर आवाज में कहता है, बैरन गिस्लर फेंड्रिस, ये लड़ाई तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं जाएगी। एक सैनिक चिल्लाता है, सर गेट नहीं खुल रहा, मैकेनिज्म टूट चुका है। एमसी मुस्कुराता है और लेस्ली से कहता है, तुमने थोड़ा दिमाग लगाया कमांडर। लेस्ली इशारा करता है, देखो उधर दूर कहीं धूल उड़ रही थी। मुख्य सेना घोड़ों में सवार होकर आ रही थी। उसके कवच सूरज से में चमक रहे थे। एक सैनिक एमसी से पूछता है, कमांडर अब क्या करें? दूसरा कहता है, वो भी नाइट्स हैं, अगर चाहें तो आने दो, हम उन्हें कुचल देंगे। एमसी चारों ओर नजर डालता है। हर सैनिक थका हुआ है, माना लगभग खत्म हो चुकी है। इस हालात में वो लड़ाई नहीं जीत सकते। वह गेट की ओर बढ़ता है और हाथ रखकर ठंडी धातु को महसूस करता है और वह तलवार को देखकर सोचता है, शायद एक बार और। वह आदेश देता है, सभी पीछे हट जाओ। यमसी अपनी स्वार्ड को ऊंचा उठाता है। यमसी की तलवार से तेज रोशनी फूटती है, माना उसकी चारों दिशाओं में घूमती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है। उसके सैनिक आंख बंद करते हुए कहते हैं, कितनी तेज चमक है। लेस्ली धीरे से फुसफुसाता है, मैंने सुना है असली स्वॉर्डमैन की पहचान होती है ऑरा ब्लेड। यमसी जोर से चिल्लाते हुए एक स्वॉर्ड अटैक गेट पर कर देता है। गेट दो हिस्सों में फट जाता है।
कमांडर सोचता है अब वह सच्चा स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। दूसरी ओर जब मुख्य कैलवेंडी सेना पहुंचती है, एक सैनिक चिल्लाता है, गिसलिन ने किले पर हमला करने की जुर्रत की, उसे जिंदा मत छोड़ो। यमसी चुप रहता है, बस एक गहरी सांस छोड़ता है, शांत पर खतरनाक। तभी गिलियन अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है, उसका घोड़ा जंग के लिए तैयार होता है। यमसी पूछता है तुमने इसे क्यों लाया? गिलियन जवाब देता है वह खुद चला आया सर। कैलवेंडी सैनिक भयभीत होकर देखते हैं, गेट आधा टूट चुका है। उसका कमांडर जान आदेश देता है सब पीछे हटो, इनर कीप की ओर लौटो। गिलियन घोड़े पर सवार होता है, तलवार आसमान की ओर उठाता है और गरजता है सब आगे बढ़ो, एक भी दुश्मन जिंदा मत छोड़ना। युद्ध के बीच चीखें और तलवारों की आवाज गूंज रही होती है। सैनिक चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं, पीछे हटो भागो, हम सब मरने वाले हैं। रेड वुल्फ सभी सोल्जर को मारते हुए कहता है अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं बची, हमने किले के अंदरूनी हिस्से को भी कब्जा कर लिया है। तभी एमसी कहता है हमें कैदियों की जरूरत नहीं है, सबको मार दो। और अपनी चेस्ट में हाथ रखते हुए सोचता है इस लेवल की ऑरा ब्लेड अभी भी बहुत भारी पड़ रही है, थोड़ा सा माना इस्तेमाल किया और सब थक चुके हैं, अगर लड़ाई लंबी चली तो हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। पास में खड़ा रेड वुल्फ ताना मारता है क्या हुआ कैप्टन, बस थोड़ी सी ताकत लगाई और पहले ही थक गए। उसी वक्त गिलियन रिपोर्ट लेकर आता है हमने दुश्मन की मुख्य सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया है। एमसी जवाब देता है अच्छा तुम दोनों ने अच्छा काम किया। फिर गंभीरता से पूछता है ब्लिंडा का क्या हुआ? लॉर्ड अल्फाय बोलते हैं वे कुछ देर पहले ही किले के अंदर गई थी लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। मुस्कुराते हुए रेड वुल्फ कहता है बहुत धीमी है वो। एमसी तुरंत मुड़कर कहता है गिलियन। गिलियन जवाब देता है जी माय लॉर्ड। एमसी गिलियन से कहता है किले के अंदर जरूर कोई गुप्त सुरंग होगी, काउंट कैलवेंडी शायद अब तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अपनी कैलवरी लेकर वहाँ के इलाके खंगालो, उस सुरंग को ढूंढ निकालो। गिलियन बोलता है जी माय लॉर्ड। एमसी धीरे से कहता है ब्लिंडा को मैं खुद ही ढूंढने जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, लूकस से ब्लिंडा से बोलता है तुम्हारा शैडो नाइट से क्या रिश्ता है? ब्लिंडा एक टक उसको देखती रहती है और फिर उससे पूछती है तुम वो नाम कैसे जानते हो? और अचानक से ब्लिंडा लूकस के ऊपर कुनाई से हमला कर देती है। लूकस बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। ब्लिंडा एक छलांग हवा पे लगाती है और एक जोरदार किक लूकस के ऊपर मार देती है और गुस्से से कहती है मैंने तुमसे कुछ पूछा। लूकस बस टेढ़ी नजरों से ब्लिंडा को देखता है और एक स्ट्राइक ब्लिंडा के ऊपर कर देता है, लेकिन ब्लिंडा हार नहीं मानती और लूकस के ऊपर लगातार जोरदार हमला करती रहती है। हमले इतने तेज हो रहे होते हैं कि ब्लिंडा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। लूकस अपने भाले में एनर्जी को भरता है और ब्लिंडा के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। ब्लिंडा उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। ब्लिंडा एक जोरदार किक लूकस के ऊपर मारती है, वो किक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि लूकस को उसे डॉज करने में बड़ी दिक्कत होती है। और ब्लिंडा जोरदार हमला करती रहती है और लूकस से पूछती है मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? लूकस फिर से एक स्ट्राइक ब्लिंडा के ऊपर कर देता है और कहता है अरे कुछ खास नहीं, वो बस मेरी पुरानी एक प्रेमिका की जैसी लगती है। गुस्से में ब्लिंडा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? ल्यूकस हल्का सा मुस्कुराता है और ब्लिंडा से कहता है इस युद्ध का परिणाम मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी भूमिका नहीं छोड़ सकता। अगर तुम बार बार मेरे सामने आओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम इसे गलत मत समझना। तभी अचानक से एमसी उसके लूकस के सामने आ जाता है और ब्लिंडा को बचा लेता है। ब्लिंडा बोलती है माय लॉर्ड। एमसी बोलता है ब्लिंडा यहाँ से जाओ, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। लूकस एमसी को देखता है और मुस्कुराता लॉर्ड। एमसी और लूकस की तलवारें आपस में टकराती हैं। दोनों की तलवारें इतनी जल्दी जल्दी टकरा रही होती हैं कि ब्लिंडा को कुछ समझ में नहीं आता है। लूकस एमसी को देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है अब उस औरत का पीछा करना मुश्किल होगा। और एक जोरदार हमला एमसी के ऊपर करते हुए कहता है क्या तुम वही नोबेल हो जिसने ये युद्ध शुरू किया था? और एक जोरदार हमला एमसी के ऊपर कर देता है। एमसी बड़ी आसानी से उसको डॉज कर लेता है और एमसी पीछे घूमकर लूकस के ऊपर एक हमला कर देता है। लूकस बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है, लेकिन एमसी कहाँ पीछे हटने वाला था। एमसी अपने लात से लूकस के फेस पे एक जोरदार लात मार देता है। लूकस को लात खाके बड़ी जोर से गुस्सा आ जाता है और पीछे हट जाता है और हल्की सी मुस्कान के साथ एमसी बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा लूकस। लूकस ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? एमसी बोलता है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और एमसी मन में सोचता है मेरा पुराना साथी, सोचा था कहाँ गायब हो गया और देखा इस जगह में फंसे हुए हो। लूकस अपने खून को साफ करते हुए कहता है ये काफी डरावना है। लूकस एमसी से पूछता है तुम्हारी लड़ाई की शैली किसी नोवेल जैसी नहीं लगती, तुम आखिर हो क्या? एमसी जवाब देता है मैं पहले एक मशीनरी था। लूकस मुस्कुराते हुए कहता ओह एक नोवेल जो मशीनरी था।
एमसी लूकस को एक पेशकश करता है, अगर तुम मुझे हरा दो मैं किला छोड़ दूंगा और सब कुछ लौटा दूंगा, पर अगर मैं जीता तो तुम मेरे अधीन हो जाओगे। लूकस एक तरफ एमसी की ओर देखता है और कहता है, क्या बकवास है ये, पहले ही जीते हुए युद्ध को शर्त कैसे बना सकते हो? मेरा इस किले में कोई लगाव नहीं, न कोई पछतावा। एमसी कहता है, तो फिर अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? लूकस कहता है, वो मुमकिन नहीं, मेरी कीमत ज्यादा है। एमसी जवाब देता है, तो यही दांव सही रहेगा, ये किला बनाम तुम्हारी कीमत, क्योंकि मेरे लिए तुम इस किले से ज्यादा मूल्यवान हो। लूकस कहता है, ये किला बनाम मेरी कीमत? वो तलवार पकड़कर गंभीरता से देखता है, तुम्हारा नाम क्या है? एमसी जवाब देता है, मैं हूँ फेंडिस का लॉर्ड, कीसल फेंडिस, और वही हूँ मैं जिसे तुम अब मास्टर कहोगे। दोनों घूर के एक दूसरे को देखते हैं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लूकस हल्की मुस्कान के साथ कहता, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है, कहीं ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे? एमसी मुस्कुरा कर कहता है, इसे हैंडीकैप समझो। लूकस हल्का मुस्कुराता है और अटैक करने के लिए एमसी की ओर बढ़ते हुए कहता है, जैसा तुम चाहो। फाइट के दौरान एमसी अपनी पिछली लाइफ की कुछ बातों को याद करता है, जिसमें हमें एक टेंट के अंदर से लूकस को बाहर कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। तभी लूकस एमसी को देखते हुए कहता है, आज आखिरी दिन है जब हम साथ मिलकर काम करेंगे, तुम्हें पता है ना? और वैसे भी मोरियाना को हमें यहाँ लाए 10 वर्ष हो चुके हैं और आज हमारा समझौता खत्म हो रहा है। एमसी बोलता है, इतना समय हो गया? और वहां से जाते हुए कहता है, क्या तुम समझौते को नए तरीके से नहीं करोगे? ल्यूकस कहता है, मुझे इसे अपने लिए संभालने दो। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ यह सब तुम्हारी वजह से है। तभी ल्यूकस जवाब देता है, गलत फहमी मत पालो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी तुम्हारी लड़ाई में खत्म हो जाए। एमसी कहता है, ओह ऐसा है, जाओ जल्दी करो और अपने प्रेमी को ढूंढो। ल्यूकस कहता है, हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, तुम्हें अपना काम करना है और मुझे अपना बदला लेना है। एमसी ल्यूकस से कहता है, तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ। तभी लूकस पीछे मुड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर बॉस खतरे में होंगे तो मैं जरूर आऊंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, दोनों की स्वाड आपस में टकराती हैं, दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं और फिर दोनों लोग एक दूसरे पर स्ट्राइक करते होते हैं। कभी एमसी लूकस पर स्ट्राइक करता है और कभी लूकस एमसी पर। दोनों लोग ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे कि वो एक दूसरे की स्ट्राइक को पहले से ही जान पाते हों कि वो अगला अटैक कहां पर करेगा। तभी लूकस एमसी की एक स्ट्राइक से बचते हुए कहता है, इतना भी बुरा नहीं था, हालांकि मैं इससे थक तो गया हूँ और सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। एमसी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कभी कोई शर्त नहीं आ रहा। तभी लूकस एमसी की बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो यह पहली बार होगा जब तुम कोई शर्त हारोगे। तभी लूकस अपने भाले में माना डालते हुए कहता है, अगर मुझे तुम्हारे नियंत्रण में रहना पड़ा तो मुझे अंतहीन मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। एमसी लूकस को देखते हुए सोचता है, तुम्हारे मन का यह स्तर मुझसे मिलने से पहले ही तुम पावरफुल थे। और सोचता है, लूकस ने मशीनरी के साथ मुझसे युद्ध किया और हार गया, उसे 10 साल तक मेरा साथी बनना पड़ा। वह मशीनरी किंग का दाहिना हाथ हुआ करता था, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को पूरा करता था। ल्यूकस का जीवन भर का लक्ष्य अपने प्रेमी को ढूंढना है। वो दिन जिस दिन मैं इतुन के जाल में फंसा, हमने जो वादा किया था उसके अनुसार वह मेरी मदद के लिए आया, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तभी एमसी हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी स्वॉर्ड को जमीन में छोड़ देता है। लूकस इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। स्वॉर्ड जमीन में गिरती है, लेकिन लूकस अटैक करने के लिए एमसी की ओर आगे बढ़ जाता है। एमसी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इस बार ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। एमसी लूकस के बालों को डॉज करते हुए नीचे की ओर झुक जाता है और हवा में ऊपर उठते हुए लूकस को अपने पैरों में फंसाते हुए जमीन में पटक देता है, जिससे लूकस हार जाता है। लूकस के मुंह से खून निकलता है। तभी एमसी अपने पास से कुनाई निकालते हुए लूकस के गर्दन पे रख देता है और कहता है, इस बार मैं जीत गया लूकस। लूकस हल्का सा मुस्कुराता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें एक किले को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सैनिक मरे और कटे पड़े होते हैं। एमसी के सामने काउंट को बांध कर लाया जाता है। काउंट रोते हुए कहता है, लेस्ली तुम मारे जा चुके हो, मेरी अजय किला पहले कभी नहीं टूटा। एमसी कहता है, ऐसा कोई किला नहीं है जो कभी टूटा ना हो। काउंट एमसी को देखते हुए कहता है, इसकी आंखें कितनी खतरनाक हैं, और एमसी से कहता है, मुझ पर इस तरह हमला करने के पीछे अवश्य कोई छिपा कारण होगा।
तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यमसी कहता है, ऐसे कई लोग हैं और तुमसे छुटकारा पाना चाहता है, मैं उनमें से एक हूँ। काउंट बोलता है, तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारे पिता इस तरह बच जाओगे? भले ही तुम्हारे पीछे कई रॉयल स्टिक का समर्थन हो, वो कभी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें भी ऐसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति मेरा समर्थन करता है। तभी यमसी कहता है, तुम्हारा मतलब डेल्फिन ड्यूक फैमिली से है? इतना सुन के ही काउंट शॉक्ड हो जाता है। यमसी मन में सोचता है, मुझे पहले से ही पता था ड्यूक फैमिली उत्तरी क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए तुम जैसे मध्यम श्रेणी के अधिकारियों को अपने साथ मिला रहा था, विशेषकर काउंट डेसमॉन्ड और लिपोल्ड को लौ अयस की आपूर्ति जो उत्तरी की विजय का मुख्य ताकत बने, या फिर स्कॉर्लेट मैजिक टावर जो राजभक्तों को धोखा देने की तैयारी कर रहा था। इन सब बातों से रुस्तानिया राज का गृह युद्ध छिड़ गया। काउंट शॉक्ड होते मन में सोचता है, उसे सब कुछ पता है, उसे हमारी योजनाओं के बारे में कैसे पता चला? वह असल में कौन है? उसे यह सब क्यों पता है? काउंट एमसी से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, जरा ठहरिए, अगर आप पहले से ही जानते थे तो बात करना आसान होता। मैं एक आखिरी मौका मांग रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगले 20 सालों में मैं तुम्हें लव एस का आधा हिस्सा जरूर दूंगा। इसमें ड्यूक डेल्फिन को व्यक्तिगत रूप से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन की रिपोर्ट करना भी शामिल है। और एमसी से कहता है, ड्यूक फैमिली में शामिल हो जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम और तुम्हारे पिता ड्यूक फैमिली के अधीन रहोगे। तुम्हें युद्ध नहीं झेलना पड़ेगा और हमेशा शांति मिलेगी। मुझे मारने से अच्छा मुझे जिंदा रहना तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद है। एमसी कहता है, मैं तुम लोगों से हाथ मिलाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। और एमसी अपनी स्वाड को निकालते हुए काउंट को 2 हिस्सों में काट देता है और वहां से जाते हुए कहता है, अब ये सब खत्म हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक व्यक्ति को अंधेरे कमरे में बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक लेटर आता है। जैसे ही लेटर खोल के पढ़ता है और कहता है, क्या कैवेल्डी हार गया? और अपने लेटर को मुट्ठी से बंद करते हुए गुस्से में हाथ मारता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें राउंड चेयर को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो आपस में कहते हैं, इसमें काफी समय लगा, फिर भी हमने हमेशा सावधानी पूर्वक तैयारी की और योजना के दिशा निर्देश का पालन किया है, जैसा कि ड्यूक फैमिली ने हमेशा कहा है। तो परिणाम क्या थे? असफलता? तभी उनमें से कोई कहता है, ग्रिसलैंड प्रेडियम को राज्य के लोगों का समर्थन प्राप्त है, हमें उसे उखाड़ फेंकना होगा। अब से तुम्हें किसी भी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बुद्ध मेरे निर्णय लेने की शक्ति का अधीन होंगे। अब से मेरा अंतिम लक्ष्य फेंडिस और प्रेडियम का विनाश है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब मैं गिसलन प्रेडियम को मार डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है। कैपिटल कार्डेनिया को दिखाया जाता है। मार्कस मैकबेरी शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बैरन फेंडिस, वह छोटा बच्चा कैसे जीत गया? तभी काउंट एल्सबरी कहते हैं, काउंट कलवंडी कभी नहीं आ रहा, लेकिन उस बच्चे ने उसे हरा दिया। बेलन नॉर्टन कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैरन फेंडिस के पास इतना अच्छा युद्ध कौशल है। तभी मार्कस कहते हैं, वो लड़का सच में अद्भुत है, उसने जो कहा वो करके दिखाया। रोजालिया मन में सोचती है, यह भी बताया गया है कि काउंट कलवंडी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि आक्रमण कर दिया गया और पूरी तरह कब्जा कर लिया गया। प्रेडियम में युद्ध के दौरान लॉर्ड गिसलिन ने स्वयं युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि मैंने उनके बारे में गलत नहीं सोचा था। तभी मार्कस मैकबेरी गुस्सा होते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वह लड़का केवल भाग्यशाली था। यदि अकाल न पड़ा होता तो वह आसानी से युद्ध को नहीं जीत सकता था। वेलन नॉर्टन उसकी बात काटते हुए कहते हैं, इतना समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जीत तो आखिरकार जीत ही होती है। मार्कस सभी की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी अपने पास खड़े नाइट से कहते हैं, टोलियो, क्या काउंट डेसमांड की तरफ से कोई हलचल हुई है? टोलियो जवाब देता है, नहीं, उस तरह का कोई हलचल नहीं हुई है। तभी मार्कस मैकबेरी भी बोलते हैं, मैंने भी काउंट कलवेंडी के रास्ता रोकने की शाही सेना तैयार कर दी थी, लेकिन ये सब एक समय की बर्बादी हुई। तभी काउंट एल्सबरी कहते हैं, खैर कम से कम जीत तो सार्थक रही। मुस्कुराते हुए मार्कस मैकबेरी कहते हैं, काउंट कलवेंडी को ड्यूक के परिवार द्वारा समर्थन दिया जा रहा था, पहले ही उजागर हो चुका है, इसलिए उसके लिए तुरंत हस्तक्षेप करना कठिन होगा। उन सभी की बातें सुनते हुए रोजालिया जवाब देती है, यदि काउंट डेसमंड इस बार कोई कदम उठाता है, अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह एक रॉयलिस्टिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से ड्यूक के पक्ष में था। मार्कस सभी को रोकते हुए कहते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत निकालो, और अपनी सीट से खड़े होते हुए कहते हैं, बेशक फेंडिस की जीत के साथ उत्तर के रॉयलिस्टिक की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई है। यह सच है कि हमारे पास एक मजबूत सैन्य बल है, लेकिन ड्यूक फैमिली हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए और कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और वहां से जाते हुए कहते हैं, आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, अब हम सब अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। काउंट एल्सबरी मार्कस की ऐसी बातें सुनते हुए कहते हैं, मार्कस कभी भी नहीं बदलता,
हमें इस स्थिति पे खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हमेशा सीरियस रहता है। बेलन नॉर्टन बोलते हैं, इसी व्यवहार के कारण रॉयलिस्टिक पार्टी आज तक इतनी महान बनी हुई है। मार्किस वहां से जाते हुए कहते हैं, रोजालिया मेरे साथ आओ। रोजालिया अपने फादर की तरफ बोलती है और कहती है, हाँ पिताजी। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें कई घुड़सवारों को दिखाया जाता है जो एक महल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन घुड़सवारों में एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है, यूनिट लीडर मैक्स। उन घुड़सवारों में से एक नाइट बोलता है, लीडर मैक्स, ऐसा लग रहा है कि वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है। तभी लीडर जवाब देता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि फेनरी सेना पहले ही हारी जा चुकी है। तभी घबराते हुए वो लड़की बोलती है, तो फिर जो हमने काम लिया था उसके बारे में क्या? लेडी मेरियम और ब्रैनफोर्ड फैमिली की यंग लेडी, उन्होंने हमें बैरन फेंडिस की मदद करने के लिए कहा था, और अगर हम इस तरह खाली हाथ वापस गए तो मुझे नहीं पता कि उन दोनों का सामना कैसे कर पाऊंगी। लीडर मैक्स कहता है, अरे तुम इतनी छोटी सी बातों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो वो बैरन फेंडिस है। उन्होंने युद्ध शुरू तो किया लेकिन उसे जारी नहीं रख पाए। तभी वह लड़की घबराते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है। लीडर मैक्स कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे जैसे पुजारी के लिए ये कठिन है, लेकिन हम तो भाड़े के सिपाही हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लें, हमें काम तो करना ही पड़ेगा। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी एक नाइट बोलता है, सर उस तरफ देखो, मैं सीमा देख सकता हूँ। तभी हमें एमसी के एक नाइट को दिखाया जाता है जो कहता है, सभी लोग लाइन पर खड़े हो जाओ, और बताता है कि हमारे लीडर ने कहा है यहाँ सभी के लिए पर्याप्त भोजन है, इसलिए कतार लगा के खड़े हो। सभी को बारी बारी से भोजन मिलेगा, कोई भी आज भूखा नहीं सोएगा। सभी लोग तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो काफी अच्छा हो गया। और एक तरफ दिखाया जा रहा होता है कि खनिज निकाल रहे लोगों को एक कागज पे हस्ताक्षर करा के उनको रुपए दिए जा रहे होते हैं। वो सभी खुशी से कहते हैं, नए मेयर बहुत दयालु हैं, आखिरकार सब खत्म हो गया, मैं आखिरकार आजाद हूँ, अब मुफ्त में काम नहीं करना पड़ेगा और हमें काम के बदले पैसे भी मिलेंगे। और एक तरफ हमें डॉर्फ को दिखाया जाता है, वो लॉर्ड अल्फाय को चिढ़ाते हुए कहता है, ये तो टूथपेस्ट जितना छोटा है, क्या तुम इसे भी नहीं उठा सकते? लॉर्ड अल्फाय गुस्से होते हुए कहते हैं, ये बौने वाकई कमाल हैं, मैं जादूगर हूँ, मजदूर नहीं जो तुम मुझसे इतना काम करा रहे हो। तभी वहाँ लीडर मैक्स आ जाते हैं और सभी को ऐसा काम करते देखते हुए शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या युद्ध खत्म हो गया? लीडर मैक्स के साथ आई लेडी को एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज क्लॉड की होती है। वो कहता है, काउंट कलवंडी ने चोरों की तरह कितनी ज्यादा संपत्ति छिपाई हुई है। महल के अंदर केवल सोना, कीमती वस्तुएं, कलाकृतियां और महंगी चीजें हैं। इसके अलावा सेना के खजाने में उच्च गुणवत्ता के हथियार और लौ अयस्क का भंडार भी है। तभी उस लेडी को ऐसा सब देखकर लगता है कि एमसी को हराया जा चुका है और वो कहती है, ये चोरी का सामान है जिसे कलवंडी ने जब्त कर लिया है। मैक्स बोलता है, हाँ मुझे ये सब मत बताओ। तभी उनके सामने गिलियन आ जाता है और कहता है, तुम लोग कौन हो और किस काम से यहाँ पर आए हो? तभी हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कैसल का गेट धीरे से खुलता है, एमसी सामने की तरफ देख रहा होता है। तभी मैक्स और उसके साथ वो पुजारन आई होती है जिसे लेकर गिलियन आया होता है। गिलियन सर झुका के कहता है, माय लॉर्ड, कैपिटल में मेहमान आए हुए हैं। एमसी पीछे मुड़कर मैक्स की तरफ देखता है और उसको देखते हुए मन में सोचता है, मैं काफी लंबे समय तक भाड़े का सैनिक बना रहा हूँ और मैं इस व्यक्ति के गंध और व्यवहार से अंदाजा लगा सकता हूँ कि यह व्यक्ति कितना कुशल है। युद्ध की आग के बाद खून की हल्की गंध लोहे से चिपकी रहती है जो अभी तक पूरी तरह से सूखी नहीं है। तभी गिलियन बताता है, ये बैरन फेंड्रिस हैं। वह झुककर एमसी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई बैरन फेंड्रिस। मेरा नाम मैक्स है और मैं काउंट एसबर्ड और ब्रैनफोर्ड परिवार की यंग लेडी के आदेश पर यहाँ आया हूँ। हमें यह मिशन दिया गया था कि यदि आपके साथ कुछ खतरनाक घटना घटती है तो हमें आपकी मदद करनी होगी। एमसी उनकी तरफ देखता है और कहता है, आप थोड़ा देर से आए हैं। मैक्स जवाब देता है, हम पूरी रफ्तार से आए हैं, मैंने नहीं सोचा था कि युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप रॉयलिस्टिक गुट के एक चमकते सितारे हैं। मुस्कुराते हुए मैक्स कहता है, अब हम आपसे विदा लेते हैं और हम सबसे पहले जाकर रिपोर्ट करेंगे कि आप पूरी तरह से ठीक हैं। तभी एमसी कहता है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? एमसी की बात सुनते ही मैक्स घबरा जाता है। तभी एमसी कहता है, युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और हम पहले से ही काम के बोझ तले दबे हुए हैं। वापस जाने से पहले आइए एक दूसरे की मदद करें। मैक्स दांत पीसते हुए मन में सोचता है, हमारा इस मिशन में कोई लेना देना नहीं है। तभी एमसी कहता है, जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो तुम लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैक्स कहता है, खैर जब मैं यहाँ पहुंचा तो युद्ध पहले ही खत्म हो चुका था, हम क्या ही कर सकते हैं। तभी एमसी मैक्स के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, यदि आपके लॉर्ड ने आपको मिशन के बारे में पूछा तो आप क्या जवाब देंगे?
क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हर कोई अपनी प्रतिष्ठा बचाए? मैक्स पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, मैं समझता हूँ, अगर तुम करना चाहते हो तो करो। तभी पीछे से वो लड़की बोलती है, सर मैक्स। एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, जहाँ तक आपकी बात है तो आप एक पुजारन हैं, क्यों है ना? वो बोलती है, हाँ। और अपने बारे में बताती, मैं फियोटे हूँ, सौंदर्य और प्रजनन की देवी, जोआना की सेविका। काउंट मेरियन हमारे कल्ट की संरक्षक हैं, इसलिए मुझे उनकी मदद करने के लिए यहाँ भेजा गया है। एमसी मन में सोचता है, सौंदर्य की देवी जुआना, क्या यह कल्ट समानता युद्ध में शामिल नहीं होता? लेकिन उत्तर में पुजारी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अगर लिपोर्ड ना होते तो निश्चित रूप से कोई नहीं होता। इसी कारण से गिलियन अपनी बेटी को इलाज के लिए लिपोर्ड ले गई। पुजारी की पवित्र शक्ति अनमोल है। तभी एमसी उस पुजारी को ग्रीट करते हुए कहता है, लंबी यात्रा के बाद आप बहुत थक गए होंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वो पुजारन बोलती, नहीं, तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तभी एमसी ब्लिंडा से कहता है, पुजारी को निर्माण स्थल लेकर जाओ। ब्लिंडा कहती है, यस माय लॉर्ड। ब्लिंडा और ब्लिंडी वहां से उठाते हुए उस पुजारन को ले जाते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। तभी ब्लिंडा कहती है, कई घायल लोग आपकी दिव्य शक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी जरूरत सबसे ज्यादा वहां पर है। गिलियन एमसी से कहता है, यहाँ पर एक पुजारन है, ये काफी अच्छा है। एमसी कहता है, रॉयल स्टीव ने कल्ट से भी मदद मांगी, यह वाकई काफी अविश्वसनीय था। इस तरह हम अधिक आराम से घूम सकेंगे। और गिलियन को आदेश देता है, जाओ उस आदमी को बुलाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। हवा में कुछ उड़ते हुए खून के छींटों को दिखाया जाता है। ल्यूकस ने रेड वुल्फ को काफी ज्यादा घायल कर दिया होता है। सभी नाइट उस फाइट को देखकर कह रहे होते हैं, क्या बॉस हार गए? ल्यूकस आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या आप सिटी लॉर्ड के राइट हैंड हैं? और मुस्कुराते हुए कहता है, इतना कमजोर मैंने नहीं सोचा था। रेड वुल्फ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और गुस्से में अटैक करने के लिए लूकस की ओर आगे बढ़ते हुए रेड वुल्फ कहता है, मैं अभी तक पूरी तरह से गंभीर नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।